हेलो स्टूडेंट, बोर्ड मॉडल पेपर सेकंड आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें वही 24 क्वेश्चंस हैं और जो पहले क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसको स्टार्ट करेंगे। यदि एक फलन है एफ एन से एन में मैपिंग है, ध्यान देखना है, एन से एन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो एक द्विघाती पद है, क्वार्टिक टर्म है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये मैपिंग कैसी है, इसको एक एक की मैनी वन 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 मैनी वन बहुएक या बाइजेक्टिव, मतलब एक एक अच्छादक, तो कैसी है या इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। तो जब भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैपिंग होती है और कोई क्वार्टिक पद होता है, इसको ध्यान रखना, जब भी कोई क्वार्टिक पद होता है, क्योंकि यहाँ पर जो परिसर के जो पद आएंगे, क्योंकि n का मान अगर 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ऐसी 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सो ऑन, मतलब सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं आएंगी परिसर में। जबकि सैप्रांत n है, सैप्रांत एक नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो परिसर और सैप्रांत बराबर नहीं हैं, इसलिए यह आच्छादक तो नहीं है। लेकिन ये एक ही होता है, क्योंकि एक इसलिए होता है, अगर हम मैपिंग को वैसे भी चेक करें तो 1 की मैपिंग इसके स्क्वायर पर होगी, 2 की मैपिंग 4 पर होगी, कहीं 3 की मैपिंग 9 पर होगी, तो 4 की मैपिंग 16 पर होगी, ऐसी 5 की मैपिंग 25 पर होगी। इस प्रकार से मैपिंग्स होंगी। तो कोई भी ऐसा सैप्रांत का पद नहीं होगा जिसमें जो कि प्रांत के एक से अधिक की इमेज जहाँ बन रही हो, तो इसलिए यह एक ही होता है, लेकिन आच्छादक नहीं होता है। तो इसका उत्तर सही है सेकंड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ख है, यदि एलएमएन किसी रेखा के दिक्कोसाइन है तो क्या रिलेशन सही है? एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0, एल प्लस एम इक्वल टू एन इक्वल टू 1, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। लास्ट में ये 1 है, ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यदि डायरेक्शन कोसाइन से हैं तो इनके स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गौ, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष एक्स की घात 7 का अवकलज पूछा है, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष पूछा है, तो इसको मैंने u ले लिया एक्स स्क्वायर को, और एक्स की घात 7 का अवकलज निकालना है तो ये v ले लिया एक्स की घात 7। तो हमें क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर मीन्स u के सापेक्ष v का निकालना है। तो हमें फाइंड आउट करना है dv अपॉन du, एक्स स्क्वायर के सापेक्ष एक्स की घात 7 का अवकलज, तो dv अपॉन du निकालना है। दोनों को अगर मैं x से dx से डिवाइड कर दूँ तो dv अपॉन dx अपॉन du अपॉन dx, इसको हम लिख सकते हैं। नाउ dv अपॉन dx, इसको मैं अगर x के सापेक्ष इसको अवकलज करूँ तो ये dv अपॉन dx यहाँ से निकलेगा, ये आएगा 7x की घात 6, और du अपॉन dx, ये पहले वाले को u, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से du अपॉन dx निकल गया 2x, तो नंबर तो कैंसिल नहीं हुआ, 7/2 x की पावर 6 अपॉन x हो गया x की पावर 5, तो 7/2 x की पावर 5, 7/2 x की पावर 5, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अब घ देखते हैं। घ में एक इंटीग्रेशन पूछा है, निश्चित समाकलन का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 1 से 2। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ये जो इंटीग्रेशन होता है, ये अगर जिसको आपको याद होना चाहिए, सेक इनवर्स एक्स का ये इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो 1 से 2 पर हैं, 1 से 2 पर हैं। तो पहले अपर लिमिट अगर हम रख देते हैं वैल्यू, तो अपर लिमिट में आ जाएगा सेक इनवर्स 2 माइनस एक्स की जगह जब लोअर लिमिट आएगा तो सेक इनवर्स 1। अब सेक इनवर्स 2 जो होता है, सेक इनवर्स 2 जो वैल्यू होती है ये होती है π/3 पे, क्योंकि सेक π/3 की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पर 2 की जगह हमने सेक π/3 लिखा, सेक इनवर्स एक्स कैंसिल हो गया तो π/3। ऐसी सेक इनवर्स 1
सेक इनवर्स 1 90 डिग्री पे होता है, सेक इनवर्स 1 0 डिग्री पे होता है। सेक इनवर्स 1 कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो सेक 0 की वैल्यू 1/0, 1/1 दैट इज़ 1 आएगी। तो ये जो 1 वैल्यू होती है सेक 0 की वैल्यू होती है, तो सेक इनवर्स सेक 0 हो गया, सेक इनवर्स सेक कैंसिल, ये 0 आ गया, तो π/3 - 0 इज π/3। तो इसका आंसर होना चाहिए π/3, और π/3 हमारा है फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगों, यदि ए एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और इसके अलावा a प्लस a डैश की वैल्यू i के वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो a डैश क्या होगा, a डैश जो होगा इसका परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज, इसमें जो फर्स्ट रो है इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और सेकंड रो जो हमारी ये वाली है इसकी यहाँ पर सेकंड कॉलम बन जाएगी। ये ट्रांसपोज लिखने का तरीका है इस ढंग से। ये ए डैश की वैल्यू होगी। अब हमें जो दिया है सिंस a प्लस a डैश i के इक्वल दिया है, तो दिस इम्प्लाइज a की जगह पे ये जो वैल्यू मैंने लिख दी कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये तो आ गया a की जगह पे, प्लस a डैश हमने यहाँ पर लिखा है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इक्वल टू आई जो है आई आपका होता है 1001। तो ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब दो मैट्रिक्स का समीशन है, तो कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा को हमने ऐड किया तो ये आ गया ट्वाइस कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गए 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा को जो ऐड करेंगे तो 0, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा ये भी ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फ़ा। तो ये जो वैल्यू आ गई ये 1001 के इक्वल आ गई। अब दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उसमें जिससे इसका a11 इसके a11 के इक्वल होगा, a12 के इक्वल ऑलरेडी है, a21 के इक्वल ऑलरेडी है, 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1 यहाँ से भी आ रहा है, 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1 यहाँ से भी आ रहा है, तो कहीं से भी ले लेते हैं 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1, cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, और अल्फ़ा जो हो जाएगा cos अल्फ़ा हमारा आ गया 1/2 cos की जो वैल्यू होती है, cos में π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा की जो वैल्यू हो जाएगी π/3, अल्फ़ा आ गया π/3। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट अवकल समीकरण एक दिया हुआ है साइन क्यूब, अवकल समीकरण है साइन क्यूब d3y/dx³ प्लस साइन dy/dx प्लस x की घात पूछी गई है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये आपको बताया गया है, कहीं क्लास में बताया गया होगा कि अगर dy/dx के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन आता है, तो जैसे साइन dy/dx यहाँ पर आएगा, तो कहने का मतलब है dy/dx के साथ डेरिवेटिव के साथ अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है या कोई लॉगरिथम फंक्शन आता है तो उसकी घात जो होती है डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। तो ये परिभाषित नहीं या नॉट डिफाइंड, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट छः है यदि दो सदिश, एक सदिश आपको दिया है λi प्लस 3j प्लस k और दूसरा सदिश है 2i माइनस 2j प्लस k, ये परस्पर लंबवत हैं, दीजा पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो लैम्डा का मान क्या होगा। अगर दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। पहले को मैंने a मान लिया, दूसरे को 0 b मान लिया, तो a डॉट b को यहाँ पे 0 होना चाहिए क्योंकि ये लंबवत सदिश है। लंबवत की कंडीशन है अगर दो सदिश लंबवत हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो पहला λi प्लस 3j प्लस k डॉट 2i माइनस 2j प्लस k इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट जब भी लेते हैं तो i डॉट i 1 होता है, बाकी i डॉट j, i डॉट k, j डॉट i, j डॉट k डॉट i, k डॉट j, ये सारे पद ये 0 हो जाते हैं। तो i डॉट i
वन होगा, जे डॉट जे वन होगा, के डॉट के वन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आई डॉट आई वाले बताएंगे तो लैम्डा इंटू टू, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इंटू टू। और जे डॉट जे वाले बताएंगे तो थ्री, यहाँ पर कोफिशिएंट है यहाँ पर -2, तो 3 इंटू -2। और के डॉट के, इनके कोफिशिएंट लेंगे तो 1 इंटू 1, ये 0 की इक्वल होगा। तो ये आ गया, दिस इम्प्लाइज 2 लैम्डा, ये आ गया 2 लैम्डा, 3 इंटू -2 इज -6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया 2 लैम्डा -6 प्लस 1 -5 इक्वल टू 0। तो 2 लैम्डा इक्वल टू 5, लैम्डा इक्वल टू 5/2। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, अगर आप देखते हैं तो सेकंड ऑप्शन 5/2 जो है ये यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट जो आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट, यहाँ पे बीच में डॉट होगा, जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे का मान है। तो क्लियरली आई डॉट जे क्रॉस की, पिछले पेपर में मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर ये ऑर्डर में है, जे के बाद के आ रहा तो जे डॉट के इज़ आई, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, क्योंकि ये आई के बाद के बाद आई जो होता है वो अगर हम क्लॉकवाइज चलें तो के बाद आई आता है, तो यहाँ पर आई डॉट के है तो ये माइनस जे के इक्वल होगा। अगर ये के क्रॉस आई होता तो जे होता, प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, ये आपका क्लॉकवाइज है आई क्रॉस जे, तो ये के इक्वल होगा। अब आई डॉट आई ये 1 होता है, ऐसे ही जे डॉट जे 1, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, देन जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, तो -1 + 1 कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टू असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैं। असर्शन रीजन, यदि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है तो हमें ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन लिखना है आंसर में। यदि दोनों सही हैं लेकिन जो आर है रीजन जो है असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता तो सेकंड आंसर लिखना है। ए सही है आर गलत है तो थर्ड वाला आंसर लिखना है, यदि दोनों गलत हैं तो फोर्थ आंसर लिखना है। तो इसमें झॉ को देख लेते हैं। झॉ वाला पार्ट है जिसमें जो असर्शन है, अभिकरण है, अभिकथन है, वो है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय यदि Rx जो है 3x² प्लस 36x प्लस 15 से प्राप्त होती है तो सीमांत आय आपको निकालनी है, वो निकालनी है जब x की वैल्यू 15 है। तो सीमांत आय, सीमांत जो आय होती है ये अगर हमें r पता है तो इस r को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये सीमांत आय निकलती है। तो इसका मतलब इस Rx वाले पद को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो 3x² का आपका हो गया 6x प्लस 26x जो है इसका हो गया 26 इंटू 1, 26 इंटू 1 और 15 का आपका हो गया, इस 15 का हो गया 0। तो ये आ गया 6x प्लस 26। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है जब x की वैल्यू 15 है। दिस इम्प्लाइज तो dr/dx हमें फाइंड आउट करना है जब x 15 है। तो x 15 है तो x की जगह यहाँ पर 15 लिख देते हैं, तो 6 इंटू 15 प्लस 26, 15 6 = 90, 90 प्लस 26 ये आ जाएगा 116। तो 116 यहाँ पर भी दिया गया है, सीमांत आय 116 है, तो इसका मतलब है अभिकरण सही है, अभिकरण सही है। और इसका कारण दिया सीमांत आय बेची गई इकाइयों की संख्या के संदर्भ में कुल आय का परिवर्तन है, इसलिए MR मतलब मार्जिनल जो रेवेन्यू है एट x = 15 पर dr/dx एट x = 15 यही होता है, यही हमने यहाँ पर भी फाइंड आउट किया है। तो इसका करेक्ट जो रीजन है वो बिल्कुल इसकी व्याख्या करता है, सही भी है और इसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो झॉ का जो उत्तर हो जाएगा वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हो रहे हैं और आर ए की करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो फर्स्ट यहाँ पर इसका आंसर होगा। देन नेक्स्ट है यों, अभिकथन यहाँ पर है यदि m और n क्रमशः अवकल समीकरण एक दिया है, ये एक अवकल समीकरण है y dy/dx का होल क्यूब प्लस x³
d2y/dx² का होल स्क्वायर इक्वल टू xy की m जो है क्रमशः लिखा है, तो m इसकी कोटि कहा गया है, n को इसकी घात कहा गया है। m कोटि और n घात को दिखा रहा है, तो m प्लस n का मान 4 है, ये अभिकथन है। तो अगर इस अवकल समीकरण को ध्यान से देखें तो ये जो सेकंड वाला पद है, सेकंड, ये जो, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर है, ये सेकंड डेरिवेटिव वाला पद है, तो यहीं से घात का और इसकी कोटि का निर्धारण होगा। तो इसकी जो कोटि होगी, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है तो कोटि इसकी होगी 2। घात देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर लिखा है, तो घात भी इसकी होगी 2। तो इसकी कोटि और घात दोनों 2 होगी। तो कोटि को आपने बोला था m, तो m की वैल्यू होगी 2 और घात को हम n बोल रहे हैं, तो n की वैल्यू भी 2 होगी। तो m प्लस n की जो वैल्यू होगी, ये 2 प्लस 2 ये 4 होगी। तो m प्लस n यहाँ पर 4 है, तो ये करेक्ट है, अभिकथन सही है। दिए गए अवकल समीकरण की कोटि और घात दोनों 2 हैं, कोटि और घात दोनों 2 हैं, ठीक है, इसीलिए m प्लस n का मान 4 है। तो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं इसका इस यों वाले पार्ट का आंसर भी फर्स्ट है, क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो अभिकथन की बिल्कुल सही व्याख्या करता है, उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, एक इंटीग्रेशन है 1 to लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट √3 dx/1 + x²। तो अगर इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें तो 1/1 + x², इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये tan इनवर्स x होता है। नाउ लिमिट्स लोअर इज़ 1 अपर इज़ √3। तो पहले x की जगह अपर लिमिट, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट 1। तो tan की वैल्यू √3 60 पे होती है, तो ये π/3 हो गया, और tan की वैल्यू 1 π/4 पे होती है, 45 पे होती है, तो इतना। एलसीएम 12, 3 4 जा 4 पाई माइनस 4 3 जा 3 पाई, तो आंसर आ गया π/12। तो इस ढंग से इसको सॉल्व करना, तो ये वैल्यू आ गई π/12। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ई इज़ 1/3, पी एफ इज़ 1/4। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालना है। ई एवं एफ स्वतंत्र घटनाएं, तो आपको बताया गया है यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हैं, देयरफॉर पी ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा वो पी ई गुणा पी एफ होगा, पी ई गुणा पी एफ होगा। स्वतंत्र घटनाओं के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पी ई की वैल्यू यहाँ पर दिया 1/3, तो ये आ गया 1/3 इंटू पी एफ 1/4। तो पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकल गई, देयरफॉर पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/12। फोर्थ क्वेश्चन, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3। तो नेगेटिव वैल्यूज है कॉट इनवर्स की। कॉट इनवर्स की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट में पॉजिटिव और सेकंड में नेगेटिव होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होती है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, पहले 1/√3 की वैल्यू बिटवीन 0 और 90 अगर हम देखेंगे तो ये कॉट 60 की वैल्यू है, तो अर्थात कॉट π/3 की वैल्यू है, ऐसा होगा। अब कॉट इनवर्स यहाँ पर ध्यान देना, अब इसको हम ले जाना है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए इसको लिखेंगे कॉट, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए पाई माइनस π/3। फॉर्मूला है कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, इसलिए माइनस कॉट π/3 को कॉट पाई माइनस π/3 लिख लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट पाई में से π/3 को सेपरेट कर लेंगे 2π/3। अब कॉट इनवर्स कॉट हट जाएंगे, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, 2π/3, इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। फिफ्थ क्वेश्चन,
log x का होल स्क्वायर अपॉन x का समाकलन ज्ञात करना है। जो I यहाँ पर है log x का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन x के सापेक्ष का समाकलन निकालना है। क्योंकि log x का जो अवकलन होता है 1 अपॉन x होता है, तो ध्यान में रखना है इसको, इसी को t मानना है। ऐसा आपने सब्स्टिट्यूशन जब भी पढ़ा होगा तो सिंस log x इक्वल टू टी, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, एक फंक्शन का जब हम अवकलन करेंगे वो दूसरे फंक्शन के इक्वल है, तो पहला फंक्शन को t के रूप में लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से करते हैं, जैसे यहाँ पर log x का जो अवकलन है 1 अपॉन x होता है, इसलिए log x को t मान लिया। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, तो log x का हो गया 1 अपॉन x इक्वल टू t का हो गया dt अपॉन dx। dx को x के साथ लेके आ गया मैं, तो 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। देयरफॉर I जो हो गया हमारा इंटीग्रेशन log x की जगह t माना है तो t का स्क्वायर dx अपॉन x, इसके साथ है ये dx अपॉन x, dx अपॉन x की जगह हमने लिखना है dt। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, ये हो गया t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब t का मान, t log x को माना था, तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। 6th क्वेश्चन, x इक्वल टू 10t साइन t y इक्वल टू कॉस t, तो dy बटा dx निकालना है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से प्राचलिक रूप के अवकलज से इसको पूछा गया क्वेश्चन को। तो x इक्वल टू साइन टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को t के रेस्पेक्ट में अगर हम कर दें, तो x इक्वल टू साइन टी से हमें मिल जाएगा dx अपॉन dt, ठीक है, सापेक्ष साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, एंड dy बटे dt ये सेकंड वाले से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा। y की वैल्यू कॉस टी है, तो इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस टी का होता है माइनस साइन टी। तो dx अपॉन dt और dy अपॉन dt की वैल्यू निकाल ली। देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना है dy बटे dx जो होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को dt से अगर हम डिवाइड करें तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt हमें पता है माइनस साइन टी है, और dx अपॉन dt हमारा कॉस टी है। देयरफॉर dy अपॉन dt की वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू निकल गई माइनस साइन टी अपॉन कॉस टी इज माइनस 10t। इस ढंग से 1 मार्क्स का जो लास्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, x y और z अक्षों की दिक् कोसाइंस ज्ञात कीजिए। तो दिक् कोसाइंस जो होते हैं ये होते हैं कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। इनको हम LMN भी बोलते हैं, और अगर एंगल के टर्म्स में लिखा जाए तो कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब इसमें जो अल्फ़ा है वो x अक्ष से, वो रेखा द्वारा x अक्ष से बना कोण, बीटा रेखा द्वारा y अक्ष से बना कोण, और गामा रेखा द्वारा z अक्ष से बना कोण है। अब जब हम x अक्ष के दिक् कोसाइन लिख रहे होंगे, x अक्ष के दिक् कोसाइन, तो x अक्ष खुद x अक्ष से जो कोण बनाएगा वो बनाएगा 0 डिग्री, तो ये cos 0 हो जाएगा। और x अक्ष y अक्ष से जो कोण बनाएगा बीटा अर्थात 90 डिग्री, और x अक्ष z से भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इनकी अगर वैल्यू देखें तो cos अल्फ़ा की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो x अक्ष के दिक् कोसाइन हो गए 1 0 0, x अक्ष के दिक् कोसाइन हो गए 1 0 0। ऐसी y अक्ष के दिक् कोसाइन हो जाएंगे, y अक्ष के दिक् कोसाइन, y अक्ष x अक्ष से बनाएगी 90 डिग्री का, तो cos 90 0, अपने आप से 0 का cos यहाँ पर 1 आ जाएगा, और z के साथ भी ये 90 का कोण बनाएगी cos 90 0। ऐसी z अक्ष के दिक् कोसाइन हो जाएंगे, z अक्ष के दिक् कोसाइन इसी प्रकार से 0 0 एंड 1। तो ध्यान में रखना है x अक्ष के दिक् कोसाइन 1 0 0, y अक्ष के दिक् कोसाइन 0 1 0, और z अक्ष के दिक् कोसाइन 0 0 1। तो ये इस पेपर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।